नमस्कार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं मोहित पांडे हूं और हमारे साथ दो मित्र जुड़े हुए हैं आपसे, रोहित जी हैं और दिव्यांशु जी हैं। ये लोग बिहार में टीआरई 3 से मैथ साइंस के टीचर हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, जो रिक्तियां आने वाली है टीआरई 4 के संबंध में, उसके संबंध में कि आगे आप लोग तैयारी कैसे करें। दूसरा हम लोगों का टॉपिक ये रहेगा कि एस्टेट, क्योंकि टीआरई 4 से पहले एस्टेट का एग्जाम होगा बिहार में, तो एस्टेट की तैयारी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। और तीसरी है बात कि सीटेट, जो सीटेट का एग्जाम होता है उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। सीटेट के संबंध में एक नया ज्वलंत मुद्दा ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 5 वर्ष से पूर्व जिनकी सेवा बाकी रह गई है उनको भी सीटेट का एग्जाम देना होगा, तो उनके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। तो रोहित जी हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है और टीआरई 3 में मैथ साइंस के ये 6 to 8 में टीचर हैं। तो रोहित जी बोलिए आप कि हम लोग टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें। आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और बाकी जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट कीजिए। किताबों से ज़्यादा कोशिश कीजिए, पढ़ें। बहुत ज़्यादा किताबें भी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विभिन्न किताबें, एक ही किताबों को 10 बार पढ़ें, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। और सोशल मीडिया का प्रभाव आज के ज़माने में यूट्यूब का हम कैसे मतलब उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा माध्यम हो गया है, तो उसके संबंध में आप कुछ बताइए। पहले के ज़माने में टीचर्स बहुत कम अवेलेबल थे, इतना सिस्टम भी नहीं था। अब तो टीचर जान लो डायरेक्ट घर आके पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, जान लो सामने टीचर बैठ के पढ़ा रहे हैं। अब तो सुविधा भी हो गई है। रोहित सर, मैंने कहीं एक जगह सुना था कि हमारे सर लोगों ने बताया था कि अगर किताबें बोलने लग जाएं तो उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो आपको बोल के पढ़ाता है, मतलब किताबें बोल रही हैं, समझ लीजिए किताबें बोल रही हैं। अब उससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। आप लोग यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, जहाँ भी जैसे भी हो सके, जितना भी ज्ञान जहाँ से अर्जित हो अर्जित कीजिए और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, आपने टीआरई 3 की तैयारी कैसे की थी? किताबों से, किताब लिया था और यूट्यूब से प्रैक्टिस किया था। जितना भी टाइम मिला, 2 महीने 3 महीने लगातार प्रैक्टिस हुआ। टेस्ट सीरीज लिया था। थोड़ा आप सिलेबस बता दीजिए टीआरई 3 का कि कैसे क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। टीआरई 3 में बहुत मतलब टीआरई 4 बच्चों के लिए टीआरई 3 का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। यूपी से हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी का सिलेबस नहीं, यहाँ का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, यूपी का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। आप लोग यहाँ के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं, क्या क्या आता है आप थोड़ा बता। मैथ में थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ लेंगे और वेटेज रहता है इसमें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर का लैंग्वेज होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है आपका, और उसके बाद होता है कि सब्जेक्ट का आपका 80 क्वेश्चन होगा। उसके बाद होता है आपका 40 क्वेश्चन आपका होगा जीएस का, और उसमें आते हैं जीएस, मैथ और बिहार स्पेशल और करंट। तो उसके संबंध में, क्योंकि जीएस का जो नंबर होता है सबका सेम होता है, तो उसमें मैक्सिमम आप जितना गेन कर सके लोग। उसके बाद सब्जेक्ट में अपने आते हैं कि सब्जेक्ट, क्योंकि एक ऐसा हथियार है जहाँ पे हम अपना 100% दे सकते हैं। तो आप उसके संबंध में बताइए थोड़ा। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के सभी मास्टर होते हैं। हम तो यही जानते हैं भाई, जो सब्जेक्ट, क्योंकि मूल उसका वही है जो जिस सब्जेक्ट का है, क्योंकि वो हमेशा वही चीज़ पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम होती है जीएस में सबके लिए नई चीज़ होती है, कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। जीएस में कुछ चीज़ बदल के आती है, हर बार नया चीज़ आ रहा है, कुछ ऐड होता जाता है। तो उसके लिए ये होता है हमेशा अपडेट रहें, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, जहाँ भी जैसे हो किताबों से, यूट्यूब से अपडेट रहना चाहिए। और रही बात सब्जेक्ट जीएस में, कुछ और जो सब्जेक्ट इतिहास होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पूछा जाता है, आप लोग उसके लिए बढ़िया प्रैक्टिस सेट कीजिए। बहुत अच्छे लेवल का नहीं पूछता है, बहुत टफ भी नहीं आता है, बहुत सरल भी नहीं होता है। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए। रोहित सर को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2020 में यूपीपीसीएस प्री का क्वालिफाई करके मेंस भी लिखे हुए हैं। इनको आप टीचर के रूप में केवल ना आंकिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में प्रतिभाग किया हुआ है। अब हम जानेंगे दिव्यांशु सर से। दिव्यांशु सर भी मैथ साइंस के टीचर हैं और
ये 6 to 8 में टीचर हैं, तो हम सर से ये जानेंगे कि सर आपने स्टेट की परीक्षा दी हुई थी, तो स्टेट की परीक्षा संबंध में कोई बच्चों को बताइए, क्योंकि स्टेट परीक्षा अगले माह में होने वाली है। जी नमस्कार। स्टेट में मेरा मैथ से जो है 125 नंबर था, जिसमें क्या था, सबसे पहले किसी भी तैयारी को करने के लिए 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि सिलेबस को जानना, और दूसरा होता है कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, और तीसरा होता है सिलेबस को रिवीजन करना, और चौथा होता है मॉक टेस्ट लगाना। तो सबसे पहले क्या है, सिलेबस को हम लोग जान लिए, उसके बाद सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें एनालाइज करना, सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर का, कौन सा क्वेश्चन, किसका वेटेज ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। सिलेबस को पढ़ेंगे, सिलेबस को रिवीजन करेंगे, रिवीजन सबसे मस्ट है। उसके बाद नंबर आता है मॉक टेस्ट का। एग्ज़ाम निकालने में सबसे ज़्यादा हाथ मॉक टेस्ट का होता है, क्योंकि सिलेबस पढ़ते और रिवीजन करते सब लोग हैं, लेकिन मॉक टेस्ट कम ही लोग देना चाहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही हम लोगों का स्कोर बढ़ेगा। और हम लोगों को ये देखना चाहिए मॉक टेस्ट में कि हम लोगों का रैंक कितना आ रहा है, क्योंकि रैंक जैसे ही इम्प्रूव हम लोगों का होगा, वैसे ही हम लोग कंपटीशन में आगे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन करना है, ना कि हम लोगों को एकेडमी की है हम लोग। दिव्यांशु सर, कुछ बच्चों का क्वेरी रहता है कि वो कौन सी मतलब पब्लिकेशन का या कौन सी कंपनी का मॉक टेस्ट ज्वाइन करे, तो कौन सा मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक जो है सबसे बेस्ट, उसमें आप रैंक देखते रहिए, अपना जो भी है एनालिसिस। मॉक टेस्ट देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका एनालिसिस करना, कि इतना क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ, किस टॉपिक से गलत हुआ, उस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए संविधान से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो संविधान को हमने क्या किया, पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद फिर संविधान से क्वेश्चन कम ही गलत होगा। फिर अगला कोई टॉपिक है जिससे गलत हुआ, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। मॉक टेस्ट देना ही नहीं ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेट के बच्चों के लिए आप कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे कि क्या मतलब विशेष में क्या पढ़ें? स्टेट के लिए आप 9-10 की NCERT पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ खास नहीं, उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, और NCERT बेसिक DP वगैरह का भी कुछ वेटेज होता है। हाँ, उसमें तो आप जो GS आता है, बाकी सब्जेक्ट पे अगर फोकस है तो स्टेट पास हो जाएंगे आप लोग। अगर सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो स्टेट पास हो जाएंगे, क्योंकि 150 में 75 नंबर लाना होता है, तो सब्जेक्ट पे आपका अगर कमांड है तो। दिव्यांशु सर का आपको फिर से बता दें कि 125 नंबर था 150 में। दिव्यांशु सर ने सीटेट भी क्वालिफाई किया था, और सीटेट में 2 चरण होते हैं, एक सीटेट फर्स्ट होता है, एक सीटेट सेकंड होता है। तो सीटेट फर्स्ट में दिव्यांशु सर के लगभग नंबर थे 117 नंबर। कितना था? 117 नंबर। और उसमें 6 to 8 में दिव्यांशु सर के थे 115 नंबर। तो उसके संबंध में आप कुछ रणनीति बताइए बच्चों को कि कैसे आखिर सीटेट की तैयारी की जाए, और जो हमारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है कि जो 5 साल से जिनकी सेवा ज़्यादा है वो भी सीटेट का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि उन लोगों की आयु ज़्यादा हो चुकी है, और एक आयु हो जाने के बाद पढ़ने का या कुछ सीखने का थोड़ा टाइम लगता है। तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहें? सीटेट के लिए जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम लोग उसमें अच्छा नंबर पाएंगे। और सबसे पहली बात कि उसमें क्या है कि हम लोग यूट्यूब से ही सीटेट अच्छे से पास कर सकते हैं, अगर हम लोग यूट्यूब का सही यूज़ कर लें तो। जैसे क्या है कि अगर हमको CTP पढ़ना, तो CTP के लिए 2 टीचर हैं अच्छे, जिनको कह सकते हैं, हिमांशी मैम है और सचिन सर है। इनसे आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आप आ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दिव्यांशु सर तो केवल 7 से 8 दिन पढ़े थे इसके लिए। हाँ बस। और मैक्सिमम जो हम लोग हैं सब ये इतना ही पढ़े थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना लगाएंगे, उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा सीटेट में। हमारे साथ रोहित सर भी बने हुए हैं, और रोहित सर का सीटेट फर्स्ट में था 106 नंबर, और सीटेट सेकंड में था 112 नंबर। तो रोहित सर कुछ बताना चाहेंगे कि सीटेट की तैयारी, क्योंकि सीटेट एक बड़ा एग्जाम होता है जो पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट होता है, और बच्चे उसमें ज़्यादा प्रतिभाग करते हैं, कुछ बच्चे उसमें फेल भी हो जाते हैं, जबकि वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। तो कैसे करें कि फर्स्ट बार में या सेकंड बार में क्वालिफाई कर दें? देखिए, सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, इसका क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें वो कुछ पास नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा रैंक नहीं बनाना होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैडागॉजी हर सब्जेक्ट में, इसमें सब्जेक्ट और पैडागॉजी दोनों साथ साथ रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैडागॉजी को समझना। इसमें चारों ऑप्शन होते हैं, चारों सही लगते हैं।
तो ज़रूरी है कि पैडागॉजी इसके लिए थोड़ा सा नियम होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, यूट्यूब से मिल जाएंगे, किताबों से भी मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा सा खुद से बनाना होता है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू कुछ ट्रिक्स अपने ऑटोमेटिक लोग बनते चले जाते हैं। कुछ टीचर्स भी बता देते हैं ट्रिक्स, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीटेट। बाकी प्रैक्टिस जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाएगा। सीटेट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एस्टेट के संबंध में कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? एस्टेट तो सेम यही सिस्टम है। एस्टेट में थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, पैडागॉजी तो एस्टेट में भी आता है, लेकिन सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है तो हमें लगता है सीटेट के देखा जाए कंपेरिजन में तो ज़्यादा सही है, एस्टेट ज़्यादा सरल होता है। एस्टेट में बिहार में एस्टेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है एस्टेट 1 जिसको कहते हैं, और एस्टेट 2 होता है। एस्टेट 1 वो बच्चा देता है जो ग्रेजुएशन किया हो सिंपल और बीएड किया हो, और एस्टेट 2 वो देता है जो पीजी किया हो और साथ में बीएड किया हो। तो एस्टेट 1 में रोहित सर का नंबर था लगभग 130 नंबर, और दिव्यांशु सर का मैंने आपको बताया ही है। तो आप लोग समझ तो चुके होंगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। उसके साथ मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ें। आप लोग लूसेंट का निरंतर रूप से अध्ययन करते रहें। साथ में अगर बिहार के लिए आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं तो बिहार में आती घटना चक्र का जो आता है बीपीएससी के लिए मूलतः उसका आता है, तो आप लोग उसको साथ में निरंतर रूप से अध्ययन करते रहें, क्योंकि बिहार में वही क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं जो पूर्व में पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो आप 2 किताब बिल्कुल लेके चलिए। एक हो गया घटना चक्र का जो आता है बीपीएससी वाला, और एक आता है जो है लूसेंट, और साथ में एक स्पीडी का करंट अफेयर, क्योंकि बिहार में स्पीडी का एक बड़ा महत्व है। और उसके बाद बहुत सी कंपनियां आ गई, ड्यूटेरा आ गया है, बहुत सी कंपनियां आ गई हैं। लेकिन आप लोग इसको देख के, क्योंकि जो हम लोग बैठे हुए हैं सब तीनों लोग टीचर हैं, तीनों लोग क्वालिफाइंग हैं, कहीं न कहीं सब लोग आगे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग इससे लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो आगे आपकी जो क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग विभिन्न मुद्दों पे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दिव्यांशु सर, धन्यवाद रोहित सर। ठीक है।